नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली दंगों को लेकर। सवाल यह कि ताहिर हुसैन दोषी, आगे क्या फांसी या उम्र कैद क्या होने वाला है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि दंगा दोषी ताहिर का धर्म खोजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ताहिर की जगह उसका नाम कपिल होता, मोहन होता तो वो बच जाता। सवाल है कि ऐसे नेता देश को कहां लेकर जाने वाले। सवाल यह भी कि क्या तुष्टीकरण की रेस है, इसीलिए ताहिर पर सियासी क्लेश और उसका मजहब देखा जा रहा। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करें। दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया तो इस पर सियासत शुरू हो गई। सियासत वोट बैंक की और तुष्टीकरण का खेल शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो दावा कर दिया कि अगर आरोपी का नाम कपिल होता तो वो बरी हो जाता। एनसीपी शरद गुट के नसीम सिद्दीकी भी इसी सुर में बोले, कहा सजा सिर्फ अकलियत को मिल रही। मेरा मानना है कि शायद जो ताहिर हुसैन की जगह अगर ये नाम आनंद मोहन होता या राम प्रसाद होता तो शायद इस प्रकार की सज़ा जो है वो नहीं सुनाई गई होती, या अगर कपिल मिश्रा होता ये नाम तो कोर्ट से जरूर छूट गया होता। तो क्या कांग्रेस एनसीपी नेता ये कहना चाह रहे कि ताहिर हुसैन को मुस्लिम होने की सजा मिल रही। ऐसे ही बयानों को लेकर बीजेपी आक्रामक है। कह रही कि दिल्ली दंगों के दौरान विपक्ष ने अंकित शर्मा के परिवार से दूरी बनाई, लेकिन दंगाइयों के प्रति सहानुभूति दिखाई। घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। यही सब लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंदुओं को मारना और बाद में पलायन के लिए मजबूर करना, इसका एक प्लान बनाया था। जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, चाहे वो मौलाना अखिलेश, चाहे वो मौलवी राहुल गांधी, इन सबको अब पता है कि अब ये सांप्रदायिक राजनीति चलने नहीं वाली है। तो क्या विपक्षी खेमे में दंगाई को बचाने की छटपटाहट दिखने लगी? क्या कोर्ट के फैसले पर इंसाफ की बात कम और धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही? इन सवालों के बीच बीजेपी, आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को लगातार घेर रहे। आरोप लगा रहे कि अब सनातनी बनने का दिखावा कर रहे केजरीवाल तब हिंदुओं के नरसंहार की साजिश करने वालों को बचाने का पाप कर रहे थे। आज जो भी लोग सुंदरकांड पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, सनातनी बनने का दिखावा कर रहे हैं, ये सभी लोग तब हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश करने वालों को बचाने का पाप कर रहे थे। सीरियल अटैक होने पर केजरीवाल ने भी ताहिर हुसैन पर अपनी चुप्पी तोड़ी और 2 लाइन की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने उसे यानी ताहिर को बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी से निकाल दिया था। क्या वो चंदा चोर पार्टी के किसी सहयोगी संगठन में शामिल नहीं हो गया था? केजरीवाल ने इस पोस्ट से बीजेपी और ओवैसी की पार्टी पर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि जब कानून ने साफ कर दिया कि अपराध का धर्म नहीं होता और ताहिर हुसैन दोषी है, तो विपक्ष के नेता इसे धार्मिक भेदभाव का रंग देकर समाज में जहर घोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अंकित शर्मा को इंसाफ मिलने के बाद सियासत कोर्ट के फैसले से ज्यादा धर्म और वोट बैंक की बहस पर क्यों पहुंच गई? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, रवि श्रीवास्तव हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, आपसे शुरू करता हूं। आपकी पार्टी जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जिससे आप हैं, उनके आपके सांसद को यह दिखा कि मुसलमान है इसलिए फंसा दिया, काश कोई और नाम होता। देखिए, स्पष्ट है उनकी बातों से, इस बात को दिखता है कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में और वो दोगलापन ना दिखाए और दोगली नीति ना अपनाए तो इस तरह के वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है राकेश जी। क्योंकि अगर मापदंड कानून के प्रति जो दोषी के प्रति दोषी की तरह रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, और उसको मजहब और धर्म और नाम से नहीं देखा जाएगा, तो फिर इस तरह के वक्तव्य को देने की जरूरत विपक्ष को नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं आज एक ऐसे व्यक्ति जो मंत्री बनकर दिल्ली सरकार में बैठा है, क्या उसके ऊपर जांच हुई? उस समय पुलिस, जो भी उस समय की सरकारी संस्था थी, वो किसके अधीन थी? गृह मंत्रालय, सेंटर के अधीन थी। तो उस अधीनता के अंदर क्या सिर्फ एक धर्म एक मजहब दोषी पाया गया?
क्या दूसरे मजहब के अंदर, दूसरे धर्म के अंदर क्या कोई वक्तव्य ऐसा नहीं था जो इस बात को इंगित करे कि दिल्ली के दंगे के अंदर जो नरसंहार हुआ और 50 से 60 लोग मारे गए, उसके अंदर सिर्फ एक ही मजहब दोषी ठहराया जाएगा? तो प्रश्न किसी धर्म या किसी मजहब अब रुक जाइए, के फेवर का नहीं है, चंद्रमोहन जी रुक जाइए। आपने दो बातें कही, न्याय के लिए आपने दो बातें कही। सुनिए, आपने आखिरी जो बात कही कि एक ही मजहब को दोषी ठहराया जाएगा, तो चंद्रमोहन जी सोच समझ कर बोलिए, किसी मजहब को दोषी नहीं ठहराया गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नहीं कहा गया कि मजहब दोषी है। पहली बातचीत तो अनर्गल बातें मत किया करिए। दूसरी बातें है कि क्या यह बीजेपी सरकार का फैसला है या ये कोर्ट का फैसला है? और आपके भी बात का, मैं आपके बात का भी जवाब दे दूं। मेरी बात का क्या जवाब देंगे? मेरे नेता ये क्या किसी मजहब को दोषी करार दिया गया? चंद्रमोहन जी, उन्होंने बोला कि ताहिर हुसैन का नाम अगर कपिल मिश्रा होता तो शायद वो बच जाता। कैसे बच जाता? जवाब दे दीजिए। तो जाइए ना कोर्ट में, जाइए कपिल मिश्रा के खिलाफ आप शिकायत करिए। आपने कपिल ये अदालत का फैसला है चंद्रमोहन जी, ये बीजेपी सरकार का फैसला नहीं है कि एक कपिल नाम के व्यक्ति ने क्या ऐसा किया था। मैंने इसलिए कहा चंद्रमोहन शर्मा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मजहब को दोषी करार दिया गया। ये भड़काऊ होता है, ये बरगलाना होता है, ये उकसाना होता है, और इसीलिए फिर आप मैं बहुत सोची समझी अपने बयान पे अडिंग हूं। अगर मैं मजहब बोल रहा हूं तो मैं संविधान के तहत बोल रहा हूं, और अगर आप ताहिर हुसैन बोल के नाम को ले रहे हैं तो आप एक धर्म को चिन्हित कर रहे हैं। आप दोषी, बाकी लोगों का नाम नहीं लिया जाता क्या? मैंने बोला कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, जो नाम है वही लिया जाएगा ना। मापदंडता लिया जाए तो उस मापदंडता के अंदर जिसका जो नाम है वही कहा जाएगा ना चंद्रमोहन जी। आप तो ये बता दीजिए, जो ये नाम कपिल आया है, चारू प्रज्ञा, ये बता दीजिए कपिल कौन है? ये कपिल क्या कोई लूडो गेम खेलने वाले हैं क्या? या कपिल कोई वो है जो क्रिकेट प्लेयर है? कौन है कपिल? डिबेट का स्तर ये इतना नीचा गिरा रहे हैं कि आज जैसे दिन पे भी काम की बात नहीं कर पा रहे। मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, अब चंद्रमोहन जी मैं आता हूं, एक सलाह देते हुए सुनिए। चंद्रमोहन जी एक सलाह देते हुए, चारू प्रज्ञा आगे जवाब देंगे, एक सलाह देते हुए कि सर ये लोग संविधान वाला आप लोग रट लगाना बंद कर दीजिए। ठीक है, संविधान की रट लगाना बंद कर दीजिए, अदालतों को हम मानेंगे ये कहना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप जो कह रहे हैं मैं उस पर कोई एतराज नहीं जताऊंगा, क्योंकि आप काम वहीं पर कर रहे हैं। संविधान को नहीं मानेंगे, अदालत को नहीं मानेंगे, अदालत का फैसला, ये बीजेपी सरकार का फैसला, ये प्रोपेगेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जाइए ना सर अदालत में, जाइए। एक मिनट चारू प्रज्ञा। राकेश जी पहले हम संविधान किसे माने? टाइम्स नाउ? अरे चंद्रमोहन जी सुनिए आपकी बात। तो सर इस देश में संविधान, आप टाइम्स नाउ को मत मानिए, लेकिन इस देश में संविधान कोई पार्टी भी नहीं है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, कोई हो वो पार्टी। संविधान कोई धर्म भी नहीं है। आप टाइम्स नाउ को मत मानिए। संविधान कोई धर्म भी नहीं है। देश के संविधान रचयिता बाबा साहब राकेश जी आपने बहुत समय दे दिया। चारू प्रज्ञा ठीक है, रुक जाइए चारू प्रज्ञा। राकेश जी पहले थोड़े इतिहास में चलते हैं, 5 साल पहले को याद करते हैं। हमारी दिल्ली जल रही थी, लोगों के घर, लोगों की दुकानें जल रही थी, और अंकित शर्मा एक आईबी ऑफिसर जो केवल 26 साल का था अपने घर नहीं पहुंच पाया। लेकिन अंकित शर्मा अकेला नहीं था, उसके जैसे 50 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए, क्योंकि दंगे दिल्ली में फैलाए गए थे, और जिन्होंने ये दंगे फैलाए आज कानून ने उनको जिम्मेदार ठहराया है। आज कानून की जीत है और आज सही मायने में संविधान की जीत है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस के नेताओं को हर चीज में धर्म क्यों दिखाई दे जाता है। आपको बाटला हाउस में भी टेररिस्ट नहीं धर्म दिखाई दिया था, और दिल्ली के जलने में भी आपको दिल्ली को जलाने वाला नहीं दिखाई दिया, आपको केवल उसका धर्म दिखाई दे रहा है, केवल उसके नाम पर अटके हुए हैं। आप ये नहीं सोच पा रहे कि हमारे शहर ने क्या क्या सहा। और ये कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। संविधान की दुहाई देने वाले लोग वो सबसे पहले होते हैं जिनको संविधान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। राकेश जी इतनी रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। आज इनको कहना चाहिए कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। क्या इनमें हिम्मत है ये कहने की? ये नहीं कह पाते। आज इनको कहना चाहिए कि अगर 50 लोगों से ज्यादा की जान जाती है हमारी दिल्ली में, लेकिन तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है, जिन लोगों ने एक मिनट चारू एक सेकंड। चंद्रमोहन जी मुझे एक बात आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद आप जो बनाए सोचते रहिएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ताहिर हुसैन दोषी है या नहीं? उसके बाद मैं आगे कोई बात करूंगा। आपकी नजर में मैं एक जवाब मैं दे देता हूं, मैं अभी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल पहले मैं आपकी बात का जवाब, तो बिल्कुल ताहिर हुसैन अगर अदालत ने दोषी ठहराया तो दोषी है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूं और भी गम है जमाने में इस ताहिर के सिवा। अच्छा। वो चंदा चोरी भी एक गम है, जिसके अंदर धर्म हो रहा है। उसी के अंदर जो आज धर्म के ठेकेदार बैठे हैं,
तो गम ताहिर हुसैन मुझे नहीं है। पता था कि आपको गम गम ये याद भी है आएगा। जो चंदा चोर मुझे पता था धर्म के चंद्रमोहन नाम जी के ऊपर आपको गम बेवकूफ याद बना के आएगा, बैठे रहे, वो भी और चोरी मैं करके पूरी चले गए। तरीके से ये मुतमईन था कि आप अयोध्या पहुंचेंगे, तुम्हें और आप आपको पहुंच पसंद गए। इसलिए था क्योंकि आप चारू पहुंच प्रज्ञा गए। धर्म की बात कर रही थी राकेश जी, हाँ। तब आपको याद नहीं आ रहा था कि धर्म की क्या बात चीज क्यों का? करनी चाहिए। आपने पूछा कि ताहिर हुसैन, मैंने बोला हाँ बिल्कुल हम संविधान को मानते हैं, अगर कानून को मानते हैं तो दोषी है, लेकिन प्रश्न इस बात पे रहेगा एक मिनट कि उस प्रणाली के अंदर फिर नाम आ जाएगा, फिर आपको के नाम क्यों आ गया? चंद्रमोहन जी, अरे वो एक लूडो का नाम क्या था, वो ताहिर कपिल हुसैन गेम का क्या थी? मजहब आपको दिखा, अंकित शर्मा का मजहब क्या है बताएंगे आप, अगर मजहब पर ही चर्चा करनी है तो? मुझे ताहिर हुसैन हिंदुस्तानी लगता है, हिंदुस्तानी लगता और है। अंकित मुझे शर्मा ताहिर पाकिस्तानी हुसैन का लगता है। नाम है, मुझे राकेश जी अंकित और शर्मा मैं पाकिस्तानी भारतवासी लगता है हूं, आपको? लेकिन भारतीय जनता अंकित पार्टी को शर्मा शायद हम पाकिस्तानी कुछ और लगते थे। रखते हैं। अंकित शर्मा अंकित पाकिस्तानी शर्मा भी लगता है। भारतवासी है। अरे अभी वही तो मैं कह रहा जोर ताहिर हूँ। हुसैन पर है आपका, जोर ताहिर चंपत हुसैन हो पर गया, है। वो कौन लगता है आपको, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी? जो चंपत है वो कौन लगता है? हाँ, नहीं सब हिंदुस्तानी है, हर तरह का सब मापदंड हिंदुस्तानी होना है चाहिए ना। ठीक है, आप ताहिर को बचाने के लिए चंपत के पीछे जाकर छिपिए, आप यही कर सकते हैं चंद्रमोहन जी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको उम्मीद नहीं कर सकता हूं सर। अपने भगवान राम के चंदे की आवाज उठाऊंगा, बेबाकी नहीं उठाइए सर, किसने मना किया है? इतने दिन से उठी रही आवाज, ताहिर की बात उठी तो आप चंपत के पीछे जाकर छिपने लगे। नहीं होता ऐसे, ऐसे 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 मत गड़बड़ हुई है। अरे ठीक है, नहीं ठीक है, आगे चलिए। हाँ आगे चलिए, क्योंकि हम सिर्फ चंदा चोरी पर आवाज उठाएंगे, दंगे पर चुप रहेंगे, क्योंकि वोट बैंक डिस्टर्ब हो रहा है, हमको पता चल रहा है। रवि श्रीवास्तव, फिर जवाब देना भारी पड़ जाएगा राकेश जी। किसको भारी पड़ जाएगा? किसको 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 ये बात कह रहे हैं कि भारी पड़ जाएगा? रवि श्रीवास्तव, ताहिर हुसैन का क्या नामकरण किया जाए भाई? बड़ी दिक्कत है ताहिर हुसैन के नाम से। देखिए राकेश जी, जो कड़कड़डूमा कोर्ट का जो भी आदेश आया है, जो भी नहीं सर, रोक रहा हूं प्लीज, सभी जो भी को नहीं, सम्मान करना चाहिए, अदालतों का सम्मान। ताहिर हुसैन गिल्टी, मर्डर और दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड। आगे करिए, जो भी फैसला नहीं आया है, क्लियर कट आगे बढ़िए, बोलिए। देखिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले हम किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभी ये एक कोर्ट का फैसला है, इसके बाद अभी और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी इसमें आएंगे अपना अपना निर्णय देने के लिए। और एक बात बताऊं आपको मैं, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है, इसका 2021 में, 2023 में, 2026 में माननीय अदालतों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही घटिया और बॉस्टअप रवि शर्मा, इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। रवि श्रीवास्तव, और भी आपको एक तो याद आपका ये होगा तर्क घटिया है, जिस दिन ये हुआ एक था, तो आपका ये तर्क घटिया है रवि श्रीवास्तव, और तर्क घटिया इसलिए है कि लोअर कोर्ट ही सही, कड़कड़डूमा अदालत है, आपके हमारे घर का कोई रूम नहीं है, और वहां से फैसला आया है कि ये ताहिर हुसैन नाम का आदमी दोषी है। 23 तारीख को इसकी सजा पर बहस होगी, तो जब तक अगली नहीं सर, वो दोषी है, आज भी दोषी है, और कल से वो दोषी है, और अगली तारीख तक वो दोषी रहेगा। भाई आई बात समझ में? अगर आपको इतनी कानूनी समझ नहीं है रवि श्रीवास्तव, थोड़ी समझ दुरुस्त करिए, आपको अपनी समझ दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको मेरी समझ बहुत दुरुस्त है, आपको चलाना है एजेंडा, यहाँ पे आपको एजेंडा चलाना है यहाँ पे। कोर्ट का ऑर्डर किसका एजेंडा हो गया? मतलब क्या इनकी सोच समझ है? कोर्ट का ऑर्डर एजेंडा हो गया क्या? कपिल मिश्रा डीसीपी FIR एजेंडा हो गया, खड़ा होकर के वहां पे लोगों को धमका रहा था, 55 लोगों की हत्या करी गई, चर्चा आप नहीं करते, वो एजेंडा हो गया। वो 55 लोग वापस आ जाएंगे क्या? उनके परिवार का दुख खत्म हो जाएगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं रवि जी? 55 रवि जी मुझे एक बात बताइए ना, भारतीय थे, तो जिन लोगों की वजह से उनकी जान गई, भारतीय थे, अगर हम उसके बारे में बात करें तो एजेंडा चलाना हो गया। ताहिर हुसैन ने अगर ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली जलवाया, जिसमें 55 लोगों की जान गई, परिवार तबाह हुए, वो डिस्कस करना आपके लिए एजेंडा चलाना हो गया। क्यों आपके मुंह से एक बार भी अंकित शर्मा तो सुनाई नहीं पड़ा मुझे। और जैसा मैंने कहा कि अंकित शर्मा एक नाम है, वैसे 50 नाम और है। अच्छा एक मिनट मैं आता हूं। एक बात कहते हुए रवि श्रीवास्तव, मैं फिर कह रहा हूं आपको अपनी समझ दुरुस्त करने की जरूरत है। थोड़ा सा समझिए फिर बोलिए।
जो आप बोल रहे हैं ये कंटेम्प्ट के दायरे में भी आ सकता है, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई देख रहा हो तो इन पर कंटेम्प्ट फाइल ही कर दे। मेरी समझ, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये अदालत के फैसले को किसी चैनल का एजेंडा बता दें तो ये कोर्ट का अवमानना होगी मेरे हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देता हूं रवि श्रीवास्तव, इससे पहले कि आगे बढ़ो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सुनिए रवि श्रीवास्तव होल्ड ऑन, रवि श्रीवास्तव होल्ड ऑन, चुप रवि श्रीवास्तव सुनिए। मैं आपको ताहिर हुसैन पर बोलने में, सुनिए ना रवि श्रीवास्तव सुनिए, रवि श्रीवास्तव सुनिए, सवाल सुनिए वरना मैं शांत करके सवाल सुनवाऊंगा, सवाल सुनिए वरना मैं शांत करके सवाल सुनवाऊंगा। सुनिए, आपको ताहिर हुसैन पर बोलने में बहुत दिक्कत है, बहुत बेचैनी हो रही है, आप अंकित शर्मा पर बोलिए। क्या सवाल? अंकित शर्मा पर बोलिए, अगला 1 मिनट आपके पास है, सिर्फ अंकित शर्मा पर बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, और मैं देखता हूं आप कितनी देर बोलते हैं। अरे इसमें क्या बात है, मैं बोल सकता हूं, उसमें क्या समस्या है? बोलिए। अंकित शर्मा एक भारत का नागरिक था, एक सरकार का कर्मचारी था, और इस पूरे दंगे के अंदर जहां 51 या 52 भारतीयों की हत्या हुई, अंकित शर्मा की भी हत्या हुई उसमें। इसमें और इसके आगे भी बोलूं मैं आपको क्या? अंकित शर्मा युवा था, अंकित शर्मा 26 साल का था, अंकित शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जो अपराधी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसके आगे बोलूं? हाँ चलिए, 35 सेकंड आपने बोला, चाहिए सुनने के लिए आप नहीं रुकिए, 35 सेकंड आपने बोला, अरे रुकिए, आपका ऐसे हो गया, परिवार के आपका ऐसे हो गया, ऐसे कंपटीशन हो गया, आपका ऐसे कंपटीशन हो गया रवि श्रीवास्तव, आपका ऐसे कंपटीशन। लेकिन इस 35 सेकंड में 10 बार ये सोचे करण वर्मा, और इस 35 सेकंड में एक बार भी नहीं बोला कि इसी ताहिर ने मरवाया, इसी ताहिर ने मरवाया, 50 बार चाकू से गोदा गया, अंकित शर्मा, एक शब्द नहीं निकला रवि श्रीवास्तव के मुंह से। राकेश जी, ये वो लोग हैं जो ताहिर के सपोर्ट में उसी दिन आ गए थे जब सामने सामने उसकी छत से पाए गए थे पेट्रोल बॉम्ब और पूरा गुलेल और पत्थर और सब कुछ जब वहां पाया गया था। उसके बाद यही जावेद अख्तर, यही स्वरा भास्कर, यही विशाल डडलानी, पूरा ये जो बॉलीवुड गैंग था जो कह रहा था सीएए में हम देखेंगे, ये सब आ गए थे सपोर्ट में, कि क्योंकि नाम ताहिर है तो पीछे पड़े हैं। थोड़ा मैं आप लोग की मेमोरी पीछे ले जाना चाहता हूं राकेश जी। 14 दिसंबर 2019, और ध्यान से सुने, ये जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, सोनिया गांधी की स्पीच होती है रामलीला मैदान में कि अब आर पार की लड़ाई होगी, मैदान में उतरो, तुम्हें एक साइड पकड़नी है और लड़ना है सड़क पर अपने हक के लिए, क्योंकि तुमसे तुम्हारी सिटीजनशिप छीनी जा रही है। कौन सी सिटीजनशिप छीनी जा रही थी सीएए में? झूठ बरगलाया आपने, चक्का जाम किया शाहीन बाग में, 2 दिन बाद से शाहीन बाग का चक्का जाम हुआ, सिटीजन्स को भड़काया, सेम अखिलेश यादव ने भड़काया लखनऊ में। ये तो लखनऊ में कानून व्यवस्था ने दुरुस्त काम किया, प्रिवेंटिव अरेस्ट किए क्लॉक टावर पे और इन सब जगहों पे, हजरतगंज में, नहीं तो लखनऊ में भी यही हालत करने जा रहे थे ये सब के सब मिलकर के। ये पूरा गिरोह आज जो है एक्सपोज हुआ है राकेश जी, जो आ गए थे ताहिर के सपोर्ट में, आज ये कन्विक्टेड है। और एक बात और ध्यान रखिए, आम आदमी पार्टी का था ये काउंसलर, उसके बाद एआईएमआईएम ने इसको टिकट दी दिल्ली विधानसभा में। कितने बेशरम हैं ये लोग, इससे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। रवि जी चुप कर जाओ, बेशर्मी मत दिखाओ, बहुत दिखा चुके हो। रवि ही उसको वहां से पार्टी से निकाल दिया गया, इसको चुप कराइए राकेश जी। नहीं, मैं चुप कराता हूं, श्रद्धांजलि में चुप कर जाओ कम से कम। मैं चुप कराता हूं, लेकिन एक बात कहते हुए, करण भाई 30 सेकंड और दीजिए, मैं आ रहा हूं, पूरा करिएगा अपनी बात। अरे सुनिए रवि श्रीवास्तव सुनिए, थोड़ी देर पहले आप मजहब का रोना रो रहे थे ना, और चंद्रमोहन जी भी रो रहे थे, जरा चंद्रमोहन जी को भी स्क्रीन पर रखिए, और मैं कुछ नाम पढ़ता हूं, और जरा बताइएगा आप लोग वो किस मजहब के। नाम है हसीन उर्फ मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शुएब, समीर खान, मुंतजिम उर्फ मूसा। ये किस मजहब के हैं जरा बताइए तो। मैं नहीं इस मजहब वाली डिबेट में पढ़ना चाहता था, लेकिन बताइए। अच्छा, ये भारतीय और ताहिर हुसैन एक खास धर्म से मुसलमान है। ओह, हिंदुस्तानी। ये परिभाषा बदल गई क्या इतनी जल्दी? ये परिभाषा बदल गई इतनी जल्दी? रवि श्रीवास्तव, करण वर्मा, जितने नाम मैंने अभी लिए वो उनका एक्विटल हुआ है, वो बरी हुए हैं, तब नहीं उनका मजहब दिखा, वो बरी हो गए तो ठीक है, ये दोषी करार दिया गया तो एक खास धर्म से है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है करण वर्मा। राकेश जी, आप एक बात सोचिए, ये जितना गिरोह है, और इसमें राहुल गांधी को मैं इंक्लूड करता हूं, ये साध्वी प्रज्ञा जो कुछ नहीं हुई थी, आज एक्विटेड है, उनको कहते थे आतंकी खुल करके, जबकि किसी कोर्ट से कुछ नहीं हुआ था, उनका बाइज्जत बरी हुई। और आज जब कन्विक्टेड है तो ये रवि श्रीवास्तव रो रहे हैं बैठ के कि अरे ऊपर के कोर्ट तक अभी जाना बाकी है।
कितना दोहरा मापदंड है, इन लोग को शर्म नहीं आती। एक यंग आदमी ने अपनी जान खो दी, परिवार तबाह हो गए, आप में कौड़ी की शर्म नहीं आ रही? इसके बाद क्या हालत हो गई आज आप लोग की? कितना चमचगिरी में लगते हो आप लोग? टिकट दे दिया उनको, एक हद तक गिरो, किसी की मौत हो गई भोंक भोंक के चाकू, उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही और मुस्कुरा रहे हो यहाँ टीवी पे बैठे हुए। नहीं, मेरा थोड़ी सी शर्म ले आओ रवि जी, मेरा थोड़ी तो सी एक शर्म। और सवाल है, चारू मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले जरा भाटी जी के पास चला जाऊं। भाटी जी, आपको भी लगता है, क्या आप भी पैरवी करेंगे? ताहिर हुसैन का नया नामकरण आज कर दूं मैं इस शो में? नहीं, देखिए, एक तो अंकित शर्मा की हत्या बहुत ही दुखद हत्या थी और उस समय भी बहुत शोक लोगों में हुआ था और सबने उसकी निंदा की थी और दंगाइयों ने उसे मार दिया था। मुझे ये नहीं लगता कि जैसे बीच में कहा गया कि विपक्षी पार्टियां उनके उस दूरी बना ली थी, ऐसा मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कि किसी ने दूरी बना ली थी। सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। दूसरे, जो कोर्ट का आज फैसला आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, न्यायालयों की हमारे अभी साख इतनी खराब नहीं हुई है कि हम न्यायालयों पे ये आरोप लगाने लगे कि वो धर्म देख के या जाति देख के या पार्टियां देख के फैसले कर रहे हैं। ये कई बार हो जाता है कि हम नीचे छोटी न्यायालय से मतलब निचले न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ हम अपनी पैरवी करेंगे। लेकिन दिल्ली दंगों में भी जैसे आपने 4 नाम पढ़ के पूछा कि इनका मजहब क्या है, राकेश जी, हमें इस डिबेट को मजहब में बांटना ही नहीं चाहिए, धर्म और मजहब की चर्चा नहीं होनी चाहिए। वरना तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली दंगों में कुल 53 हत्याएं हुई थी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, जिनमें 38 मुसलमान थे और 15 हिंदू थे। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सब भारत के नागरिक मरे, सब दुखद हैं। लेकिन जिस तरह ये अब अंकित शर्मा जी के केस में सजा हुई है, बाकी केसों में भी मुकदमों के फैसले होंगे, तो हम हर बार डिबेट अगर ये करेंगे कि भाई हिंदू को सजा हो गई या मुसलमान को हो गई या इसे हिंदू ने मारा था उसे मुसलमान ने मारा था, तो फिर हमें ये डिवीजन भी देखना पड़ेगा। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुझे न्यायालय पे कोई संदेह नहीं है, ना न्यायालय के निर्णय की मैं आलोचना करना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली दंगों के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार थे। सीए का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अनुशासित तरीके से चल रहा था। इस पर चारू प्रज्ञा दो वाक्य और सुन लो मेरे, 2 वाक्य। नहीं भाटी जी सुनिए, एक बात मैं आपसे सहमत हूँ कि बिल्कुल मजहब वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए, और मैंने जानबूझकर पूछा सर, ये कहते हुए कहा कि मैं इनका मजहब नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये मुझे ज्ञान देने से पहले ये ज्ञान अपनी मेरे उस पार्टी को देना चाहिए था जिसके साथ आप गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के एक सांसद ने कहा ताहिर का नाम कपिल होता है, चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, रवि श्रीवास्तव बोल रहे हैं। 2 वाक्य और सुन लो मेरे। एक तो राकेश जी, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, जैसे आपकी प्रिय पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा हम बोलने लगते हैं आप नाराज हो जाते हो। अच्छा, थोड़ा सा धैर्य रखे करो। राकेश जी मुझे प्लीज, मैं कहना ये चाहता हूँ, जो चारू जी बीच में, चारू जी आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको तो हमेशा ही ज्यादा टाइम मिलता है, बीजेपी को तो ज्यादा। भाटी जी ऐसा है, प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थी, शांतिपूर्वक नहीं थी, और आप ये झूठ ना बोलिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक थी। बस वो अपना शब्द वापस ले लीजिए। चारू जी कृपया, मैं अपने समय का इंतजार, कृपया नहीं, मैं बीच में बोलती हूँ, लेकिन आप गलत बात बोल रहे हैं। चारू जी शांतिपूर्वक नहीं थी। आप तो बहुत शालीन है, बहुत सभ्य हैं आप तो। चारू जी बड़ी शालीन है, बड़ी सभ्य हैं और शालीन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत बातें बोलने दूंगी भाटी जी। अच्छा ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाए। चारू जी बोलने तो बहन बोल लीजिए, उसके बाद में बोल लीजिए, खंडन करना मेरी। अरे बोलिए आप बोलिए। दिल्ली में सीए के आंदोलन बहुत अनुशासित और बहुत शांति पूर्वक थे, कोई हिंसा नहीं हुई थी। दिल्ली में शाहीन बाग में गोली चलाई बीजेपी समर्थक एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी से निकाल दिया गया, फिर बीजेपी में ले लिया गया है। उसने गोली चलाई आंदोलनकारियों पे, और उसमें जामिया मिलिया में गोली चलाई गई। बीजेपी की तरफ से बार बार हिंसा भड़काने की कोशिश की। कपिल मिश्रा का भाषण आप निकाल कर देख लें राकेश जी, वो जो दंगे हुए थे उससे 2 दिन पहले का, डीसीपी बराबर में खड़े हैं, डीसीपी के बराबर में खड़े होकर कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कल 24 घंटे तक आपने इनको नहीं हटाया तो हम खुद हटा देंगे और हम इन्हें भगा देंगे, ये कर दे। इस तरह भड़का के लोगों को माहौल खराब किया गया, और उस माहौल खराब होने के बाद ही दिल्ली में दंगे भड़के, जो कि दुखद थे। नुकसान दोनों तरफ हुआ, हत्याएं दोनों तरफ हुई, उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए और हमें ऐसी दंगे न हो। ये बताइए इसका प्रयास हमेशा केवल सरकार को, प्रशासन को नहीं। ताहिर हुसैन को इसलिए तो नहीं फंसाया गया। आप इमरान मसूद की इस बात से सहमत हैं, असहमत हैं?
देखिए, मैंने तो शुरू में कह दिया, मैं न्यायालय के निर्णय की आलोचना बिल्कुल नहीं करूंगा। न्यायालय ने चलिए चारू आप बोल लीजिए, फिर करण आ रहा गवाह हूं देख के फैसला दिया होगा। जी, अगर हम धन्यवाद। भाटी असंतुष्ट जी, हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएं। हाँ हाँ, नहीं जाइए सर, जाइए जाइए, बोलिए चारू। ऐसा है, जिस प्रोटेस्ट को भाटी जी शांतिपूर्वक बता रहे थे, उसी प्रोटेस्ट में कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरीके के नारे लगाना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की निशानी नहीं होती। उसी प्रोटेस्ट में भारत की चिकन नेक को तोड़ने की बात करी गई थी। उसी प्रोटेस्ट में, नहीं रुक जाइए, ये सीए के प्रोटेस्ट, एनआरसी के प्रोटेस्ट के जो हीरो आपने बना रखे हैं ना उमर खालिद, उसके कारनामे मैं आपको गिनवा रही हूं। आगे सुनिए, इसी प्रोटेस्ट के अंदर राकेश जी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे, 6-7 साल के बच्चे थे, जो अमित शाह जी का सर काटने तक की बातें कर रहे थे। आप इसको शांतिपूर्वक बोलते हैं? ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है आपके हिसाब से? इस प्रोटेस्ट में दिल्ली जला, और जिन लोगों के मरने की हम इस समय बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सब लोग पानी फेर देना चाहते हैं सिर्फ एक इंसान के धर्म को देखकर, क्या वो शांतिपूर्वक था? जब हमारी दिल्ली जल रही थी ना, इतने लोगों की तो जान गई, कितने लोगों को इंजरी हुई ये आप गिनना नहीं चाहते, इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ ये आप गिनना नहीं चाहते। इस सब के बाद जिस तरीके की भयानक नारेबाजी हुई उसको आप याद नहीं करना चाहते, और फिर कहते हैं शांतिपूर्वक थी। मुझे नहीं मालूम आपके लिए शांतिपूर्वक की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इस देश में संविधान के तहत, कानून के तहत ये शांतिपूर्वक नहीं होता। चारू, एक सवाल है आपसे, फिर मैं करण आपके पास आता हूं। ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर है ताहिर हुसैन के। ये मुझे तस्वीर याद है, बिल्कुल इसी छत, बिल्कुल, और इसी छत के ऊपर से पेट्रोल बॉम्ब, ईंटें, लोहे की सलाखें, पता नहीं क्या क्या निकल कर आया था। मैं पूछ रहा हूं कि ये घर दुरुस्त कैसे दिख रहा है? क्यों नहीं चला इस पर बुलडोजर? क्यों नहीं गिरा दिया इसको, जिससे दंगाइयों पर पेट्रोल बम, पत्थर और रॉड फेंके गए? जी देखिए, घर पे बुलडोजर तब चला होता अगर घर इलीगल होता, ठीक है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात लेकिन ये है, क्योंकि आप इस समय कुछ चित्र दिखा रहे, राकेश जी, मैं आपसे विनती करूंगी आप थोड़े और दिखा दीजिए। आप वो विजुअल दिखा दीजिए अंकित शर्मा जी का, जब नाले से उनकी बॉडी बाहर आई थी, वो विजुअल मुझे अभी तक याद है। आप वो विजुअल्स दिखा दीजिए जब दिल्ली में बसें जल रही थी, घर जल रही थी, दुकानें जल रही थी, और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता वहां पर जाकर मंच पर अपने आप को शाबाशी दे रहे थे, खुशी मना रहे थे, क्योंकि दिल्ली जल रही थी। इनका पॉलिटिकल इंटेंट केवल ये था, और किस वजह से सीएए के ऊपर झूठ और भ्रम फैलाने की वजह से। झूठ और भ्रम, क्योंकि कानून तो इनमें से किसी ने पढ़ा नहीं था। कानून पढ़ा होता तो इनको मालूम होता कि भारतीय नागरिकों के बारे में बात ही नहीं हो रही है, भारत के नागरिकों के बारे में बात ही नहीं हो रही है, और इन्होंने इतना झूठ फैलाया कि हमारी दिल्ली जली। आज कम से कम जब कोर्ट के निर्णय आने चालू हो गए हैं, तो ये फिर बैठ के अपने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू हो गए हैं, अपनी धर्म की राजनीति, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, जो लॉन्चिंग पैड था इस पूरे दंगे में दिल्ली के, वो इमारत लीगल थी, इसलिए बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, ये भी, इस पर भी आगे बातचीत होगी। करण, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, नहीं, मैं सबसे पहले तो भाई राजकुमार भाटी जी की प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कम से कम ये बात आगे रख के कही कि भाई हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, जो बात कही। अब मेरा इनसे एक निवेदन है, क्योंकि इन्होंने 1 मिनट में एक स्वर में कहा भाई बीजेपी इसकी रिस्पॉन्सिबल थी। राजकुमार भाटी जी, 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, हमें एक बड़ा मैसेज देना है, इसलिए सड़कों पे उतरो। ठीक, ये मैसेज वो देता है। शर्जील इमाम 8 जनवरी को कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना है। चिकन नेक की बात करते हैं, जिसके लिए आज तक दोनों जेल में है, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया, दोनों को, इस चीज के ऊपर। सोनिया गांधी जी कहती हैं आर पार की लड़ाई होनी है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस तरह का इलीगल ब्लॉकेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और ये सब न्यायपालिका की है, आप मानते हैं उमर खालिद, सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट और जो लोग सब शाहीन बाग और इस सब में उतरे थे, वो रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली दंगों के लिए, हाँ या ना? प्लीज बताइए। बोलिए भाटी जी। नहीं, जो आपने 3 कोटेशन दिए हैं, तीनों सही हैं, मैं मानता हूं, तीनों बातें कही गई थी। लेकिन करण जी, अगर कभी आप आंदोलन का हिस्सा रहे हो या आंदोलन को आपने नज़दीक से देखा हो, आंदोलनों के दौरान
जनता को अपने मतलब संतुष्ट करने के लिए या जनता को उत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कहना आम बात होती है। एक मिनट मुझे लाइए बीच में, एक मिनट भाटी जी, करण ने आपकी तारीफ की, मैं भी तारीफ करने वाला था सर, अब नहीं करूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा कि अगर किसी आंदोलन में उत्साहित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे कह दिया जाए, चिकन नेक की बातचीत कर दी जाए, सर वो आंदोलन जितनी हो सके उतनी सख्ती से खत्म कर देना चाहिए। और ये देशद्रोह के दायरे में आता है। कैसे बात बोलते हैं भाटी जी आप? राकेश पांडे जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत बार मानता हूं कि कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बोल देते हैं, लेकिन क्या बोला आपने? राकेश पांडे जी, आप मेरी तारीफ कभी करोगे भी नहीं और मुझे आपकी तारीफ की जरूरत भी नहीं है। इतनी मेहरबानी कर दिया करो कि हमें पूरी बात कह लेने दिया करो। हाँ। जैसे ही हम कुछ कहने लगते हैं आप बीच में चिल्लाने लगते हैं। सर मैंने जो उन्होंने ये बोला कि ट्रंप आ रहे हैं, हाँ। सुनिए, जो ये बोला गया कि ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप के दौरे के समय अपने आंदोलन को बढ़ाओ, अपनी ताकत दिखाओ, ऐसा आंदोलनों में किया जाता है मौके का फायदा उठाने के लिए कि ये मौका है, अब हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। हाँ। लेकिन आंदोलन पूरी तरह शांति, और जो बात भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सीए के आंदोलन में नहीं बोली, जेएनयू में आरोप लगाया गया था जिसपे भी आज तक चार्जशीट पुलिस दाखिल नहीं कर पाई है, कोई सबूत दे नहीं पाई है पुलिस, वो बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। चिकन नेक कहा था, लेकिन बाद में उस आदमी वो कोई छोटी चीज है कि मेरा मतलब केवल ये था कि नहीं, चिकन नेक काटने का मतलब वो देश से अलग करने का नहीं था। अच्छा। और वो मैं उस बात का समर्थन भी नहीं करता। गजब मासूमियत है, गजब मासूमियत है, गजब मासूमियत। लेकिन ये सीए का आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय था, केवल भाषण ही तो दिए गए थे। नहीं ठीक है सर, और क्या चाहते थे? करण वर्मा कह रहे भाटी जी सिर्फ भाषण ही दिए गए, और क्या चाहते थे? और क्या चाहते थे? भाटी जी एक छोटी सी बात मैं और बताऊं आपको, आपके नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका नाम है अखिलेश यादव। आपको पता है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी दिल्ली दंगों के बाद? उन्होंने कहा ट्रंप के विजिट के दौरान कतई ही यह आंदोलन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। और आप यहां पर अभी कह गए कि अरे ये सब तो कहा जाता है आंदोलन में, आंदोलन बढ़ाओ। तो आप लोग का जो विरोधाभास है वो कमाल का है। मतलब एक बात पे स्टक रही है भाटी जी, आप कह रहे हैं ये ठीक है चीज, साफ साफ लोगों को एक्साइट किया गया, कोर्ट ने कहा ये गलत है। हमारी पार्टी में आप ऐसे भाटी जी इतनी अच्छा, ये पार्टी वाले पर आता हूं, जैसे हिम्मत से नहीं पार्टी वाले पर आता हूं। भाटी जी की तो मासूमियत बस इतनी है कि वो कह रहे कहा ही तो गया था। भाटी जी की मासूमियत बस इतनी है कि जो चिकन नेक की बातचीत है वो अभी तक जेल में, जमानत नहीं मिल रही है। भाटी जी, प्रज्ञा आप कुछ कह रही थी, चारू प्रज्ञा 30 सेकंड, फिर मैं चंद्रमोहन जी आ रहा हूं। जी, मैं यही बोल रही थी कि देखिए ये शर्मनाक बात है कि भाटी जी को समझाना पड़ रहा है जी चिकन नेक का मतलब ये नहीं था, भारत तेरे टुकड़े होंगे एंकरेजमेंट के लिए कहा गया था। ये कैसा मंच है जहां पर आपको इस प्रकार की एंकरेजमेंट लगती है कि आप अपने देश के ही आंदोलन में, एक मिनट, सीए आंदोलन में जो नारा लगा या नहीं लगा अब वो कोर्ट के दायरे में है, और जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज ताहिर हुसैन के ऊपर डिबेट है और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को गुनहगार ठहराया है, और गुनहगार ठहराया है, और इस बात के लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। वरना अगर ऐसे नेताओं के ऊपर बात छोड़ दी जाती ना, भारत के भी टुकड़े आपने होने दिए होते, चिकन नेक को भी कटने आपने दिया होता। अच्छा, और ताहिर हुसैन जैसे पता नहीं कितनी बार जलाई मुझे एक बात बताइए, बहुत राजनीतिक दौरे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। भाटी जी 10 सेकंड में बस बता दीजिएगा, क्या अखिलेश यादव अंकित शर्मा के घर गए? मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप ये क्यों नहीं मतलब आगे बताऊंगा, मतलब फिर आगे बताऊंगा। ये उत्तेजना नहीं है सर, सवाल है, सवाल को उत्तेजना समझेंगे तो फिर नहीं, मतलब तो आप बीजेपी की आप ये अब आपको लग सकता है सर, मुझे कुछ नहीं है, आपको दादरी अखलाक क्या जाना समझ में आ जाएगा, आपको दूसरी घटनाओं में ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है सर, सिर्फ सवाल है, ये विरोध नहीं है, सिर्फ सवाल है। आपको सवाल विरोध समझ में आता है तो फिर मेरी दिक्कत नहीं है। और सुनिए भाटी जी, सुनिए, ये लेक्चर मत दीजिए, हटके आप बीजेपी भाटी जी पत्रकारिता का लेक्चर मत दीजिए, नेतागिरी का पाठ अपने खुद पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कोई नेता मुझे पत्रकारिता मत सिखाए, मैं बार बार कहता हूं। और अगर सर आप पत्रकारिता सिखाने आइए तो पहले नेतागिरी दुरुस्त कर लीजिए और जाकर अपनी पार्टियों को समझाइए जो जाकर ताहिर हुसैन का मजहब देख रहे हैं। और अगर आप अपनी बिरादरी में ये नई सहमति बना सकते हैं तो आपको किसी पत्रकार को पत्रकारिता सिखाने की जरूरत नहीं है, ये समझिए।
अगर नेता किसी आरोपी और दोषी का धर्म देखेंगे, मजहब देखेंगे, तो पत्रकार सवाल पूछेगा कि क्यों आरोपी और दोषी का धर्म देखा। अगर किसी नेता ने नहीं कहा होता भाटी जी, और फिर मैं पूछता तो आप मुझे पत्रकारिता का लेक्चर देते तो शायद मैं सुन लेता, लेकिन नहीं सुनूंगा, क्योंकि अपनी बिरादरी में सहमति बनाई कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का किसी भी आरोपी और दोषी का धर्म नहीं देखे। पहले आप लोग करिए, उसके बाद ज्ञान दीजिए। अब चंद्रमोहन जी, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के बड़े नेता गए क्या अंकित शर्मा के घर पे? देखिए, बिल्कुल मैं भी उसी से मिलता जुलता जवाब देता हूं। बिल्कुल, अगर अंकित शर्मा पर अगर एक पत्रकार भावुक होता और अंकिता भंडारी पे नहीं होता, और वो ब्रिजभूषण सेंगर और प्रज्वल रोहन्ना पर प्रश्न नहीं पूछता, तो भाटी जी जैसे व्यक्ति उस पत्रकार पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो उसको चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार और विपक्ष है, कोई अहम की बात नहीं है ये। नहीं, किसने अगर पत्रकार न्यूट्रल होकर नहीं है, समाज के लिए प्रश्न पूछेगा, आप याराना दिखा लीजिए, डिसाइड करेगा, आप याराना दिखा लीजिए, तो पत्रकार आप याराना दिखा लीजिए चंद्रमोहन जी, आप याराना दिखा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, पहले आप नेता अपने में सहमति बना लीजिए कि हम किसी आरोपी या दोषी का मजहब नहीं देखेंगे, उसके बाद आकर ज्ञान दिया करिए। सर, मैं ज्ञान सुन लूंगा, ज्ञान सुन लूंगा, अपनी आलोचना भी सुन लूंगा। सिस्टम बदल जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको सिर्फ वोट बैंक दिखता है, सिर्फ तुष्टीकरण दिखता है, तो ये दिखता रहेगा। आप आरोपी दोषी का मजहब देखते रहेंगे तो सर ये डिबेट होती रहेगी, वरना पहले आप अपने अंदर सुधार कर लीजिए दूसरों को ज्ञान देने से पहले। इतना ही कहना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर एक है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है ताहिर हुसैन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप कि आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को संरक्षण दिया। केजरीवाल बताएं कि ताहिर हुसैन से क्या कनेक्शन है। ताहिर हुसैन, जिसको अदालत द्वारा दिल्ली दंगों का दोषी करार पाया गया, दोषी करार किया गया, वो व्यक्ति जिसने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, हथियार रखने का काम किया, अंकित शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जिसे पाया गया, ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसने हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? ऐसे ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है।